बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी की। उनके सामने कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो अगले आने वाले 3 सालों में उनको फेस करना है, उनसे निमटना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो लेगेसी छोड़ कर गए हैं, अगर वो कोई छोड़ कर गए हैं तो उसको आगे वो कैसे लेकर चलेंगे और कैसे जो अदलिया है उसमें इस वक्त तकसीम दर तकसीम का जो अंसर है उसको ज़ायल करने में जस्टिस याह्या आफरीदी साहब अपना किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में कुछ इक़दामात भी उठाए हैं जिनको ऑलरेडी हम सराह भी रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं कि ये एक आप कह सकते हैं कि दुरुस्त सिमत में पहले कुछ मुस्बत इक़दाम हैं जो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की जानिब से उठाए गए हैं। मगर क्या बात यहाँ पर ही ख़त्म होगी या आगे बढ़ेगी? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहला उन्होंने फ़ैसला लिया है, आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि फुल कोर्ट मीटिंग उन्होंने तमाम जजेस साहिबान की बुलाई है, जो कि एक बड़ा देरीना मुतालबा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर का, बहुत से जजेस साहिबान का। इन दो का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो अपने खतूत में जो कि पब्लिक हो चुके हैं उनमें ये मुतालबा रखा था। गुज़िश्ता दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जब एक मुतनाज़ा ऑर्डीनेंस लाया गया और उस मुतनाज़ा ऑर्डीनेंस की जो बुनियाद है उस पर इस वक्त आपकी 26वीं आइनी तरमीम खड़ी है। उस 26वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल भी इस मुतनाज़ा ऑर्डीनेंस के साथ बहुत से लोग कहते हैं जुड़ा है, जिसके हवाले से एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने जो ऑर्डर जारी किया है इंतज़ामी साइड पर, वो ये किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसको असर नौ तश्कील दे दिया है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे। लोग ये समझते हैं कि शायद जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने वो जो पहले कानून बना था 2023 में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, उस कानून पर अमल दरामद करते हुए 3 रुकनी कमेटी बनाई है और जो ऑर्डीनेंस है उसको उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। जबकि जो ऑर्डीनेंस जो नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिस आया है, उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो एक्ट है 2023 का जो कानून है और उसमें जो हाल ही में की गई तरमीम है ऑर्डीनेंस के ज़रिए, उसके मुताबिक उसके तहत जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने ये कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है। दैट मीन्स कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने उस ऑर्डीनेंस को अभी तक छेड़ा नहीं है, बल्कि उस पर पहला अमल दरामद भी किया है। और फिर इस पर तनकीद ये हो रही है कि क्यों कर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे जिस कमेटी की बुनियाद वो ऑर्डीनेंस है जिसे वो ऑलरेडी गैर आइनी करार दे चुके हैं अपने खतूत में। आपको याद होगा जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अक़लियत में जा चुके थे, अक्सरियत खो चुके थे और बेंचेस की तश्कील में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, उस वक्त एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या उनकी ही ख्वाहिश पर एक ऑर्डीनेंस लाया गया और उस ऑर्डीनेंस के नतीजे में उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल बाहर किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि उनके हम ख्याल हैं उनको शामिल कर लिया और फिर 63A का रिव्यू फिक्स करवा कर आपको मालूम है जो कुछ हुआ वो हमारे सामने। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खतूत में ये बात कही कि भाई ये जो ऑर्डीनेंस है, गो के हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है ऑर्डीनेंस लाने का, मगर एक कानून है जिस कानून का इतलाक़ फुल कोर्ट ने किया है, फुल कोर्ट ने जिसकी तौसीक की है, उस फुल कोर्ट के फैसले के बाद एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। बेहतर ये होगा कि पहले आप इस ऑर्डीनेंस को सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान के सामने रखें। अगर फुल कोर्ट उसकी तौसीक कर दे फिर बेशक आप कमेटी तश्कील दे दें। और उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ इस हद तक कहा था कि जिस तरीके से मेलाफाइडी इंटेंट के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन की गई है वो गैर आइनी नज़र आती है। और अब ज़ाहिरी बात है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हामी भर ली है उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बनने की, दैट मीन्स के फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ज़ेर बहस आएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस ज़ेर बहस आएगा और फिर उसके ऊपर एक नया पंडोराज बॉक्स भी खुल सकता है। बहुत से लोग कल से खुश भी हैं, बहुत से लोग पुरुम्मीद भी हैं। वो ये समझते हैं कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने हुकूमत को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया है। मैं अभी ये राय आपके सामने नहीं रखूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कल का और मैं इंतज़ार करूँगा आइंदा आने वाले चंद दिनों का कि मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद ही आप किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये जो पेशगोइयाँ हैं, ये जो अंदाज़े हैं, ये हमने माजी में लगा लिए और उसका मज़ा भी चख लिया। मुझे याद है कि 17 सितंबर 2023 को जब जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 29वें
चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। बहुत से जजेस साहिबान चले हम तो हम हैं, हम तो बाहर बैठकर कमेंट्री करते हैं, ख़बरें फाइल करते हैं, हमें शायद जजेस के दरमियान होने वाली बहस और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू और उनकी अंदर क्या पक रहा है, क्या वो सोचते हैं, उसका अंदाज़ा नहीं होता। जो जजेस साहिबान होते हैं, जो एक दूसरे के साथ होते हैं 24 घंटे, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है। हमारे अंदाजे तो गलत साबित हुए ही, सुप्रीम कोर्ट के कई फाजिल जजेस साहिबान के भी अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हुए हैं। मुझे याद है मैं कल भी ईसा नकवी साहब की वीडियो में इस बात का हवाला दे चुका हूँ कि किस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ओवर टेकिंग पर बड़े बड़े दावे किए थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से मुतालिक, और बाद अज़ां हमने देखा कि वही जस्टिस अतर मिनल्ला ज़ेर अताब आए जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के, और बड़े एक आप कह सकते हैं कि बुरे नोट पर उनकी रुखसत हुई। और पहली दफ़ा हमने देखा कि एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस रखा जा रहा है, मगर 5 जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के उस रेफरेंस में शिरकत नहीं करते। ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पैगाम है जनाब काजी फायज़ ईसा साहब के लिए, अगर वो इसे पैगाम समझे। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस वक्त ये कहा करते थे, निजी महफिलों में ये दावा किया करते थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के आने के बाद यूनिटी नज़र आएगी। काजी फायज़ ईसा के आने के बाद जो अदलिया है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, और जो घुटन है, जो इख्तलाफात हैं, जो खलफिशात जजेस साहिबान के दरमियान है, वो ख़त्म हो जाएगा। जजेस के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। मगर फिर हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस में उनका साथ दिया, ना सिर्फ साथ दिया बल्कि उन्हें निकाला, उस चुंगल से बचाया, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने में जो एक रुकावट थी उसको दूर किया। उन्हीं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ट्रीट किया, ये सब हमने देखा, और वो जब्त करके बैठे रहे। उन्होंने बड़े पन का मुजाहरा किया, उनको रद्द अमल नहीं दिया। मगर बाद अज़ा हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, तो इवेंचुअली वो लावा भी फट गया, और जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी जो रिवायात हैं उनके बरक्स उन्होंने एक ऐसा सख्त नोट लिख दिया जो कि अब तारीख़ में ज़िक्र होगा, जिसके ऊपर बेस करके अब लोग ये कह रहे हैं कि यार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये तवक्को नहीं थी कि इतनी सख्त बातें कहेंगे, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को तो शायद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें हमने देखा जब जब जस्टिस मुनीब अख्तर इख्तिलाफ़ करते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साइड करते थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ, और फिर शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब उनको रियलाइज़ हुआ मखसूस नशिस्तों के बाद, तो उन्होंने भी फिर अपना जो नुक्ता नज़र है वो खुल कर बयान करना शुरू किया, और काजी फायज़ ईसा साहब बाद अज़ां माइंड कर गए, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय का हक़ नज़र यही आता है काजी फायज़ ईसा साहब के दौर में सिर्फ काजी फायज़ ईसा साहब को था, और किसी जज को ये इख्तियार हासिल नहीं था बज़ाहिर कि वो इख्तिलाफ़ राय करे। जो इख्तिलाफ़ राय करता था फिर उसके साथ यही होता था जो जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब के साथ हुआ। उनके फ़ैसलों को न सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया गया बल्कि गैर आइनी करार दिया गया, जिससे जजेस साहिबान में एक अदम इत्मीनान किसी कैफियत हमने देखी। जजेस साहिबान नाखुश हुए, न सिर्फ नाखुश हुए बल्कि इस कदर रिजेंटमेंट बढ़ गई कि वो उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए। कल जब ओवर टेकिंग पर हमारी मुख्तलिफ जजेस साहिबान से बात हुई तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि अक्सरियती जजेस साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस न बनने पर नाला हैं। वो समझते हैं, दुखी हैं। वो ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो जाता। अदलिया विद इन इंस्टीट्यूशन, विद इन जुडिशरी बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आते। जो एक फायरवॉल आपको याद होगी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एज सीनियर पुलिस जज एक तकरीर की थी लाहौर के अंदर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने एक फायरवॉल बिल्ड करने की बात की थी। उस फायरवॉल को बिल्ड होने से बचाने के लिए अब बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया, क्योंकि अगर अदलिया इंडिपेंडेंट हो गई, अगर अदलिया आज़ाद हो गई तो फिर बहुत से मकासद हैं जो हासिल करने मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा ऑप्ट किया गया एक ऐसे ऑप्शन के लिए जो कि गैर मुतनाज़ा हैं। गो कि मेरी नज़र में तो जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ, मैं उन दोनों को बहुत हाई रेट करता हूँ। बड़े काबिल जजेस हैं, उन जैसा काबिल जज हमने नहीं देखा अपने रीसेंट हिस्ट्री में अदलिया के अंदर। हैविंग सेड दैट, जस्टिस याया अफरीदी साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है, बड़े गैर मुतनाज़ा जज हैं, मगर ये तीनों ही जजेस जो हैं आला पाए के जजेस हैं। आपने 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड कर एक तीसरे नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर दिया। इस मामले पर भी अब जजेस साहिबान के दरमियान एक चीज़ है, वो ये सोचते हैं कि एग्जेक्टिव क्यों कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कर रही है। उनकी राय ये है, जो हम भी अक्सर आपके साथ बात करते हैं,
कि एग्जेक्टिव का इख्तियार अलग है, अदलिया का अलग है, मुकन्ना है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। जो 3 बुनियादी सतून है रियासत के, अदलिया है, मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, तमाम अपनी हदूदों क़यूद में रह कर काम करें। जो इंक्रोचमेंट है वो ना करें, तो फिर रियासत ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ॉल रह सकती है, अपना काम कर सकती है। और जजेस साहिबान की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ये जो तरमीम है इसके ज़रिए अदलिया में इंक्रोचमेंट एग्जेक्टिव की जानिब से की गई है। और अब देखते हैं इसके ऊपर अदलिया की जानिब से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि आइनी तरमीम भी ख़तरे में पड़ सकती है, मगर मैं अगेन एक बात कहूँगा कि मैं अंदाज़े अभी नहीं लगाऊँगा, हम तो देखेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कहती हैं। जस्टिस या अफरीदी साहब के बारे में हमारी शुरू से ये ओपिनियन रही है कि वो तनाज़ात से ख़ुद को दूर रखते हैं, मगर अब की बार तो उन्हें हुकूमत ने उठा कर बिठा दिया है तनाज़ात के गढ़ में, जो उनको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया है। अब वो एक फ़ैसला करेंगे, एक फ़रीक उनकी तारीफ़ करेगा तो दूसरा फ़रीक उसको गैर आइनी भी करार देगा, गैर कानूनी भी करार देगा। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं जस्टिस या अफरीदी साहब। देखना होगा कि वो इस तमाम तर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, अपनी जुडिशरी को, अपने जजेस को कैसे आगे लेकर चलते हैं। एक काम जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है और मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, बहुत से लोग मुझसे इख्तिलाफ भी करते हैं। देखें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो किया वो उनका ज़र्फ़ था, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ थी, या उनकी एक जो भी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने उसका जवाब देना है जहाँ भी वो देंगे। अब वो रिटायर हो चुके हैं और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनसे इतने सख्त सवालात किए गए जर्नलिस्ट की जानिब से, मैं क्यों खामोश रहा, क्योंकि मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सवाल गलत किए हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें सवाल नहीं करने चाहिए थे। मैं इस तरह सवाल नहीं करता, मेरा ये तरीक़ाकार नहीं है। मैं जो बात अपने व्लॉग में यहाँ पर कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ, मुझे प्रॉपर फोरम ये नज़र आता है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं होती। इसके अलावा जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, उनके ऊपर ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, बड़े जुल्म किए हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो कम था। ओपिनियन है हर एक की, मगर मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस या अफरीदी साहब ने जो आखिरी 2 दिनों में कोशिश की और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस थे, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उनको रुखसत किया, ये मुनासिब था। ये मुनासिब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए शायद नहीं था, ये इस वजह से था कि अदलिया को एक पैगाम दिया जाए जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ धड़ों में तकसीम है। बिलखसूस वो जजेस साहिबान जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बड़े करीब थे, उन्हें भी एक मस्बत पैगाम गया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक अच्छे अंदाज में फेयरवेल बिड करने का, कि वो जजेस साहिबान भी अब कॉन्फिडेंट हैं कि अदलिया में बेहतरी आएगी। कल उन जजेस साहिबान के साथ भी हमारी मुख्तसरन गुफ्तगू हुई थी, वो भी काफ़ी मुतमईन हैं। तो इससे कम से कम ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस या अफरीदी साहब ने काजी फ़ायज़ साहब के उनके हक़ में कुछ कलमात भी अदा किए, उन्हें फेयरवेल भी दी, उन्हें ज़ोराना भी अपनी जेब से अदा किया और पैसे उसके दिए, और फिर उन्हें रुखसत कर दिया। और जैसे ही वो चले गए, हम देख रहे हैं इंतज़ामी साइड पर, जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं, सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जो पहले 2 काम वो करते हैं वो फुल कोर्ट बुलाने का करते हैं, और दूसरा काम करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को असली शक्ल में बहाल करने का, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे नज़र आ रहा है कि वो अपने तमाम जजेस साहिबान को किसी एक धड़े का ख़ुद को ज़ाहिर करने की बजाय तमाम जजेस साहिबान को एक साथ लेकर चलने के ख्वाहां हैं। अब वो इसमें किस कदर कामयाब होते हैं, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और कैसे होते हैं, और दूसरा ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस या अफरीदी हों, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीनों बड़े अच्छे बड़े गहरे दोस्त हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि अभी तैयब बलोच से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जिस रोज़ ओथ लेना था जस्टिस या अफरीदी ने, उससे पिछली रात को एक डिनर उन्होंने होस्ट किया जस्टिस या अफरीदी साहब ने अपने स्कूल के फ़ेलोज़ से, अपने बचपन के दोस्तों से, और उनमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल नहीं था मां सिवाय एक जस्टिस अतर मिनल्ला के। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो और जस्टिस अतर मिनल्ला कितने अच्छे दोस्त हैं। और एक जज और भी हो सकते थे अगर वो पाकिस्तान में होते, वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह। और ये देखना होगा कि अब जस्टिस अतर मिनल्ला हों या जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों या दीगर जजेस साहिबान, वो जस्टिस या अफरीदी साहब के साथ किस तरह आगे चलते हैं, उनके जो एज हेड ऑफ़ द जुडिशरी उनको किस कदर इम्पावर करते हैं, इसमें उन सब का भी बड़ा अहम किरदार होगा। और ये ना हो कि अपनी दोस्तियों में
जजेस साहिबान जो हैं जस्टिस या अफरीदी साहब को ड्रैग करने लग जाएं, जो उनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं मादरत के साथ, मगर ज़ाहिरी बात है लड़ाइयाँ तो हैं। अब भी जजेस साहिबान कुछ ऐसे हैं जो आपस में टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं। तो इन सब चीज़ों में या अफरीदी साहब को तो अपना किरदार अदा करना ही है, मगर जो उनके करीबी दोस्त हैं उनकी भी भारी जिम्मेदारी है। उन्हें भी ये चाहिए होगा कि जस्टिस या अफरीदी साहब को अपना काम करने दें, और ये ना हो कि कल को लोग ये कहें कि जस्टिस या अफरीदी साहब भी किसी एक धड़े का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में हमें नज़र यही आ रहा है कि हालात तो तब्दील हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी तब्दील होता नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या ओवरऑल कुछ तब्दीली तो फ़िज़ा में उसको आप फील कर सकते हैं। मगर अब आगे जस्टिस या अफरीदी साहब एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे का कल का जो फुल कोर्ट मीटिंग है जो दोपहर 1 बजे के लिए स्केड्यूल्ड है, उस मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, क्या ये एक रस्मी सी कार्रवाई होगी और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होगी। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी मीटिंग नहीं होगी, उसमें बहुत सारे अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, और मुमकिना तौर पर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उस मीटिंग में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत नहीं करते तो एक मीटिंग उनके वापस आने के बाद भी होगी। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्टली मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जस्टिस या अफरीदी साहब ने जो पहले दिन ही कुछ अहम फैसले किए हैं, उनमें एक फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास बुलाने का भी है। 8 नवंबर को उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया है। मेरी अभी बात हो रही थी कुछ लोगों से, वकला से, वो ये समझते हैं कि हमें इसकी कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही ऑन द फेस ऑफ इट कि क्यों कर इजलास बुलाया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। आपको मालूम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो बॉडी है जो जजेस साहिबान को घर भेजने का खासा रखती है, जो इख्तियार रखती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अभी रिसेंट पास्ट में उनको घर भेजा गया। यहाँ पर अब बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुमकिना तौर पर 2 जजेस साहिबान जिन्होंने 8 अक्सरीती जजेस साहिबान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए कहा इलेक्शन कमीशन को, और जजेस साहिबान पर उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उनके फ़ैसले को गैर आइनी करार दिया, वो मामला भी टेकअप किया जा सकता है। मगर उसके लिए मुझे लगता है कि रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि 2 जजेस साहिबान ने अपना एक जुडिशल ऑर्डर दिया है, और जुडिशल ऑर्डर की बेस पर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किसी जज को फारिग तो नहीं कर सकती। हाँ, इस ज़िमन में शायद कोई रूल्स बनाने की कोशिश हो, शायद 6 जजेस के ख़त को एड्रेस करने पर भी जस्टिस या अफरीदी ने ये इजलास बुलाया होगा, क्योंकि 6 जजेस ने जो ख़त एड्रेस किया था वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ही किया था इन द फर्स्ट प्लेस, जब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा चेयरमैन थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। और उन्होंने उस ख़त का जवाब देने की बजाय हुकूमत को कह दिया कि भाई आप पर इल्ज़ामात हैं, आप ही इन इल्ज़ामात की तहकीकात करें। और उससे हमने देखा अदलिया में एक रिजेंटमेंट, अदलिया में जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए जो डिसलाइकिंग का आंसर था वो मज़ीद बढ़ा, और ये जजेस साहिबान ये मानने पर मजबूर हो गए कि टू सम एक्सटेंट काजी फ़ायद ईसा कंप्लिसिट हैं अदलिया में मुदाखलत पर। अदलिया को कमज़ोर करने में जो खुफिया इदारे काम कर रहे हैं उसको उस सब में शरीक जुर्म समझते रहे जजेस साहिबान, मगर उन्होंने इस पर प्रैक्टिकली कोई बात नहीं की, पब्लिकली कोई बात नहीं की, अनटिल एंड अनलेस जब रिटायरमेंट में एक दिन बाकी रह गया। बल्कि जिस दिन रिटायर हुए फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खिलाफ तवक्को एक ऐसा भारी भरकम ख़त जारी कर दिया, और उस भारी भरकम ख़त में उन्होंने आज नहीं उस रोज़ 25 अक्टूबर को तमाम तर चीज़ें खुलकर बयान कर दी और कह दिया कि काजी फ़ायद ईसा साहब अदलिया को मजबूत करने की बजाय, अदलिया को प्रोटेक्ट करने की बजाय एग्जेक्टिव का साथ देते रहे, खुफिया इदारों का साथ देते रहे अदलिया में मुदाखलत करने पर। और भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिससे नज़र यही आता है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत कह रही है। और ये मैं इस बेस पर कह रहा हूँ कि जब मैंने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने वाले जजेस साहिबान से पूछा कि क्यों कर वो शिरकत नहीं कर सके, तो बताया यही गया कि आपने ख़त तो पढ़ ही लिया होगा। एक और चीज़ मैं नाज़रीन यहाँ पर बता दूँ, एक बड़ा मस्बत इक़दाम है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। जस्टिस या अफरीदी साहब ने जो काज लिस्ट कल रात को जारी करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आइंदा हफ्ते के लिए, उस काज लिस्ट में एक चीज़ बड़ी अहम है। वो चीज़ ये अहम है कि 8 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, और उन 8 बेंचेस में माँ सिवाय एक बेंच के वो जो फ़ौजदारी मुकदमात सुन रहा है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत लाली और जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल, तमाम बेंचेस के सामने
30 मुकदमात डेली समात के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं। सिर्फ जुमे के दिन 20 मुकदमात होंगे। ये नंबर नाज़रीन साबका दौर में यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर से 2 गुना ज़्यादा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में 15 मुकदमात एट टॉप ज़्यादा से ज़्यादा समात के लिए मुकर्रर होते थे एक बेंच में। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अव्वल तो बेंचेस को श्रिंक किया है, 3 की बजाय 2 रुकनी बेंचेस बनाए हैं और उनके सामने मुकदमात भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। वो चाहते हैं कि अदलिया के अंदर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम इस पेंडेंसी से जान छुड़ाई जाए। होपफुली जजेस साहिबान उनका साथ देंगे और ये जो रेशो है मुकदमात की, ये इसी तरह अगर जारी रहती है तो आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर ही पेंडेंसी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। देखते हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मज़ीद क्या करते हैं। लेट्स बी वेरी होपफुल। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।